नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दोस्ती, हिम्मत और जादू से भरी है। कहानी का शीर्षक है लीला और चमकीले बगीचे का रहस्य। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में लीला नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। लीला की उम्र 8 साल थी और वह बहुत ही जिज्ञासु और दयालु थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त छोटू नाम का एक रंग बिरंगा तोता था। छोटू सिर्फ बोलता ही नहीं था, बल्कि वह लीला की हर बात समझता भी था और उससे ढेर सारी बातें करता था। लीला और छोटू का दिन जंगल में नए नए रास्ते खोजना और पक्षियों की आवाजें सुनना होता था। उन्हें प्रकृति से बहुत प्यार था। एक धूप वाले दिन लीला और छोटू हमेशा की तरह जंगल में घूमने निकले। चलते चलते वे एक ऐसे रास्ते पर आ गए जिस पर वे पहले कभी नहीं गए थे। यह रास्ता घनी बेलों और चमकीले फूलों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर इसे छिपा रखा हो। लीला की आंखें चमक उठीं। छोटू, देखो, यह तो कोई नया रास्ता है। चलो, आज इसी पर चलते हैं, लीला ने उत्साह से कहा। छोटू ने भी अपनी गर्दन हिलाई और हाँ हाँ कहने लगा। वे दोनों उत्सुकता से उस रहस्यमय रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। रास्ता धीरे धीरे जंगल के और गहरे हिस्से में ले जा रहा था, जहां पेड़ों की पत्तियां इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली थी, जो उन्हें और अंदर खींच रही थी। चलते चलते वे एक खुली जगह पर पहुंचे। यह एक बगीचा था, पर आम बगीचों जैसा नहीं। यहाँ के फूल, पत्तियां और घास सब कुछ चमकीले रंगों से सराबोर थे। लेकिन कुछ अजीब था। बगीचे की चमक थोड़ी फीकी पड़ रही थी। कुछ फूल मुरझाए हुए लग रहे थे और उनकी चमक धुंधली हो गई थी। बगीचे के बीचों बीच एक बड़े से सुनहरे फूल पर एक नन्ही सी मधुमक्खी रानी बैठी थी। वह बहुत उदास लग रही थी। नमस्ते, मधुमक्खी रानी, लीला ने धीरे से कहा। मधुमक्खी रानी ने आंखें खोलीं और उदास आवाज में बोली, नमस्ते, प्यारी बच्ची। यह चमकदार बगीचा अब अपनी चमक खो रहा है। एक सुनहरी बूटी है जो इस बगीचे को ऊर्जा देती है, लेकिन वह मुरझा रही है। रानी मधुमक्खी ने बताया, यह सुनहरी बूटी सिर्फ इंद्रधनुषी अमृत से ठीक हो सकती है। यह अमृत झिलमिलाती झरना से मिलता है, जो यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ पहुँचना आसान नहीं। रानी मधुमक्खी ने गहरी सांस ली। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर यह बूटी पूरी तरह मुरझा गई, तो यह बगीचा हमेशा के लिए अपनी चमक खो देगा, लीला ने बिना सोचे कहा। हाँ, हम जरूर आपकी मदद करेंगे, मधुमक्खी रानी। हम इंद्रधनुषी अमृत ढूंढ कर लाएंगे, छोटू ने भी हाँ हाँ करके अपनी सहमति दी। रानी मधुमक्खी ने एक छोटी सी पत्ती पर एक नक्शा बना कर दिया और फुसफुसाते हुए कहा, देखो, झरना वहाँ है जहाँ इंद्रधनुषी फूल खिलते हैं और चंचल हवा गाती है। लीला और छोटू ने पत्ती को ध्यान से देखा और साहस भरकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लीला और छोटू ने रानी मधुमक्खी के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया। जंगल में धीरे धीरे वे आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद उन्हें एक पेड़ की डाल पर एक बूढ़ी गिलहरी बैठी मिली, जिसकी आंखें बहुत तेज थी। अरे बच्चों, कहाँ चले इतने सवेरे? बूढ़ी गिलहरी ने अपनी मूंछें हिलाते हुए पूछा। लीला ने पूरी बात बताई कि वे इंद्रधनुषी अमृत लेने झिलमिलाती झरना जा रहे हैं। बूढ़ी गिलहरी मुस्कुराई। वह रास्ता मुश्किल है बच्चों। आगे एक बहुत ही टेढ़ा पुल मिलेगा और उसके बाद एक कांटेदार झाड़ी भी। उसने एक छोटी सी अखरोट का टुकड़ा खाते हुए कहा, पर हिम्मत मत हारना। अगर साथ मिलकर काम करोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। झरना उत्तर दिशा में है, बस फूलों की खुशबू का पीछा करते रहना। लीला और छोटू ने उसे धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। बूढ़ी गिलहरी ने ठीक कहा था। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी नदी के पास पहुंचे, जिस पर लकड़ी का एक पुराना टूटा फूटा पुल था। पुल की लकड़ियां ढीली थी और वह डगमगा रहा था। उफ छोटू, यह पुल तो बहुत डरावना लग रहा है, लीला ने घबराकर कहा। छोटू ने फुर्ती से पुल का एक सिरा पकड़ा और उस पर उड़कर देखा। लीला, तुम धीरे धीरे आना, एक एक कदम संभाल कर रखना। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, छोटू ने कहा।
लीला ने हिम्मत जुटाई और पुल पर पहला कदम रखा। पुल हिलने लगा, लेकिन लीला ने ध्यान से अपने कदम रखे। छोटू उसके आगे उड़ रहा था और उसे बता रहा था कि कहाँ पैर रखना सुरक्षित होगा। वे एक दूसरे का साथ देते हुए धीरे धीरे उस डगमगाते पुल को पार कर गए। पुल पार करते ही उन्हें एक बड़ी, घनी कांटेदार झाड़ी मिली। अब क्या करें? लीला ने पूछा। छोटू ने उड़कर झाड़ी के ऊपर से रास्ता देखा। यहाँ से एक छोटा सा छेद है, लीला। हम उसमें से निकल सकते हैं। लीला ने सावधानी से अपने शरीर को सिकोड़ा और छोटू के मार्गदर्शन में उस झाड़ी में से निकल गई। उन्होंने एक और मुश्किल पार कर ली थी। जैसे ही वे कांटेदार झाड़ी से निकले, उन्हें पेड़ों पर कूदता हुआ एक शरारती बंदर मिला। वह चंचल बंदर था। चंचल बंदर ने देखा कि लीला के हाथ में पत्ती का नक्शा है। उसने सोचा, क्यों न थोड़ी शरारत की जाए, और झट से लीला के हाथ से नक्शा छीन लिया और पेड़ों पर कूदने लगा। अरे, मेरा नक्शा! लीला चिल्लाई। छोटू भी उसके पीछे उड़ने लगा। चंचल बंदर तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था और लीला और छोटू उसका पीछा कर रहे थे। एक जगह पहुंचकर चंचल बंदर एक ऊंची डाल पर बैठ गया और नक्शे को हंसते हुए देखने लगा। तभी उसने अपना संतुलन खो दिया और नक्शा उसके हाथ से छूट गया। नक्शा हवा में लहराते हुए एक गहरी खाई की ओर गिरने लगा। नहीं, लीला ने चीखा। लेकिन चंचल बंदर अपनी शरारत भूलकर तुरंत नीचे कूदा और अपनी लंबी पूंछ से एक डाल को पकड़कर हवा में झूलते हुए नक्शे को लपक लिया। उसने नक्शा लीला को वापस कर दिया और फिर से पेड़ों पर कूदते हुए एक छिपे हुए रास्ते की ओर इशारा करके गायब हो गया। देखो, छोटू, उसने हमें रास्ता दिखा दिया, लीला खुश होकर बोली। उन्होंने उस छिपे हुए रास्ते पर चलना शुरू किया। चंचल बंदर द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते चलते कुछ ही देर में लीला और छोटू को पानी की कलकल की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे आवाज तेज होती गई और फिर एक बहुत ही सुंदर नजारा उनके सामने था, झिलमिलाती झरना। यह झरना सचमुच जादुई लग रहा था। इसका पानी इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था, मानो सूरज की किरणें इसमें नाच रही हों। झरने के चारों ओर अनोखे फूल खिले थे, जिनके रंग दुनिया में और कहीं नहीं देखे जा सकते थे। वाह छोटू, यह कितना सुंदर है, लीला ने आश्चर्य से कहा। छोटू ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यह तो किसी सपने जैसा है। झरने की कलकल ध्वनि संगीत जैसी लग रही थी। पानी की बूंदें हवा में उड़कर उन्हें छू रही थी, जिससे एक ताजगी का एहसास हो रहा था। रानी मधुमक्खी ने कहा था कि इंद्रधनुषी अमृत इसी झरने से मिलता है। लेकिन अमृत कहाँ था? लीला ने ध्यान से देखा। झरने के सबसे ऊंचे हिस्से से, जहां पानी की बूंदें सबसे ज्यादा चमक रही थी, वहां से कुछ बहुत ही छोटी, चमकीली बूंदें टपक रही थी। ये बूंदें आम पानी की बूंदों से अलग थी। वे हीरे की तरह चमक रही थी और उनमें 7 रंग दिखाई दे रहे थे। छोटू, मुझे लगता है कि यही इंद्रधनुषी अमृत है, लीला ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन ये बूंदें इतनी ऊंचाई पर हैं और इतनी छोटी हैं कि इन्हें इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा। छोटू ने ऊपर देखा और फिर लीला की ओर देखा। वह जानता था कि यह एक चुनौती है, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। लीला ने तुरंत अपने आसपास देखा। उसे एक बड़ा हरा पत्ता मिला। उसने उस पत्ते को धीरे से मोड़ा और एक छोटा सा कप बना लिया। मैं इसे पकड़ूंगी, छोटू। तुम ऊपर उड़ो और इन चमकीली बूंदों को इसमें इकट्ठा करने की कोशिश करो, लीला ने कहा। छोटू ने अपनी छोटी सी चोंच से एक एक चमकीली बूंद को पकड़ा और बहुत सावधानी से लीला के पत्ती वाले कप में गिराने लगा। यह बहुत ही मुश्किल काम था। बूंदें इतनी छोटी थी और हवा भी चल रही थी, जिससे उन्हें पकड़ना और भी कठिन हो रहा था। कई बार तो बूंदें छोटू की चोंच से फिसल जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लीला भी धैर्य से पत्ती का कप पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखें छोटू पर थी। धीरे धीरे पत्ती का कप इंद्रधनुषी अमृत की कुछ बूंदों से भर गया। वे बूंदें इतनी चमकीली थी कि पत्ता भी चमकने लगा था। शाबाश छोटू, हमने कर दिखाया, लीला ने खुशी से कहा। वे जानते थे कि यह अमृत रानी मधुमक्खी और चमकदार बगीचे के लिए जीवन लाएगा। इंद्रधनुषी अमृत को सावधानी से लेकर लीला और छोटू वापस चमकदार बगीचे की ओर चल पड़े।
अब सूरज ढलने लगा था और जंगल में थोड़ी थोड़ी अंधेरी छाने लगी थी। वे तेजी से चले, क्योंकि वे जानते थे कि रानी मधुमक्खी उनका इंतजार कर रही होंगी और सुनहरी बूटी की हालत भी बिगड़ती जा रही होगी। जब वे वापस बगीचे में पहुंचे तो देखा कि रानी मधुमक्खी और भी ज्यादा कमजोर दिख रही थी। सुनहरी बूटी लगभग पूरी तरह मुरझा चुकी थी और बगीचे की चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। हम आ गए, मधुमक्खी रानी, लीला ने धीमे से कहा और पत्ती वाला कप रानी मधुमक्खी के सामने रखा। रानी मधुमक्खी ने अपनी थकी हुई आंखों से देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में आशा की एक चमक दिखाई दी। लीला ने धीरे से पत्ती को रानी मधुमक्खी के पास झुकाया। रानी मधुमक्खी ने पत्ती में से इंद्रधनुषी अमृत की एक एक बूंद को चाटना शुरू किया। जैसे ही अमृत की पहली बूंद उसके शरीर में गई, रानी मधुमक्खी का रंग थोड़ा चमकीला हो गया। जैसे जैसे वह और अमृत पीती गई, उसकी ताकत लौटती गई। फिर उसने अपनी थोड़ी बची हुई शक्ति से अमृत की एक बूंद सुनहरी बूटी पर टपकाई। और क्या जादू हुआ! जैसे ही अमृत की बूंद सुनहरी बूटी पर गिरी, बूटी का मुरझाया हुआ रूप बदलने लगा। उसकी पत्तियां खुलने लगी, उसका रंग सुनहरा और चमकीला होने लगा। एक एक करके बगीचे के बाकी फूल भी अपनी चमक वापस पाने लगे। पूरा बगीचा एक बार फिर से इंद्रधनुषी रंगों में जगमगा उठा। हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई और पक्षी चहकने लगे। रानी मधुमक्खी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वह हवा में उड़ने लगी और खुशी से मंडराने लगी। धन्यवाद लीला, धन्यवाद छोटू, तुमने मेरी और मेरे चमकदार बगीचे की जान बचा ली। तुमने मुझे फिर से खुश कर दिया, रानी मधुमक्खी ने अपनी मीठी आवाज में कहा। तुम दोनों ने साहस, दोस्ती और दयालुता का अद्भुत परिचय दिया है। लीला और छोटू ने रानी मधुमक्खी को मुस्कुराते हुए देखा। उनकी मेहनत और हिम्मत रंग लाई थी। पूरे बगीचे में अब रोशनी और खुशबू थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और खुशी से मुस्कुराए। यह उनकी सबसे बड़ी जीत थी। लीला और छोटू खुशी खुशी घर वापस चल पड़े। रास्ते भर वे अपनी जादुई यात्रा और रोमांचक पलों के बारे में बातें करते रहे। लीला ने कहा, छोटू, अगर तुम मेरे साथ न होते तो मैं कभी इंद्रधनुषी अमृत इकट्ठा नहीं कर पाती। छोटू ने भी अपनी गर्दन हिलाई, और तुम न होती तो मैं भी हिम्मत न कर पाता। हम दोनों ने मिलकर ही यह सब किया। वे थके हुए थे, लेकिन उनके दिल खुशी और गर्व से भरे हुए थे। उन्होंने सीखा था कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें और मुश्किलों से न घबराएं, तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। रात को जब लीला अपने बिस्तर पर लेटी तो उसने अपनी आंखें बंद की और चमकदार बगीचे की जादुई चमक को याद किया। अगले दिन लीला और छोटू फिर से जंगल में गए। उन्होंने देखा कि चमकदार बगीचा पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। रानी मधुमक्खी खुशी खुशी फूलों पर उड़ रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। इस रोमांचक यात्रा ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती और मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सीखा कि दयालुता और दूसरों की मदद करने से हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, और प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। चमकदार बगीचा हमेशा के लिए उनकी दोस्ती और साहस की कहानी कहता रहा, और लीला और छोटू हमेशा याद रखेंगे कि एक छोटी सी मदद से भी दुनिया को कितना सुंदर बनाया जा सकता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती, हिम्मत और दूसरों की मदद करने की भावना से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।